हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हम रिफ्लेक्शन का सारा पार्ट कवर कर चुके थे और रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझ लिया था, स्नेल लॉ भी समझ लिया था। और आज हम बात करेंगे यहाँ लेंस पे डिस्कस करेंगे, लेंस और लेंस से रिलेटेड फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल कैसे कैसे हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, और आज ही इस चैप्टर को आपको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मैं सारे समझा दूंगा। डाउट्स आए आप मुझे तुरंत कन्वे करें, सर ये मेरे डाउट्स है, कैन यू क्लियर इट? डेफिनेटली आई विल जस्ट शॉर्ट आउट। तो पूरी आज पूरी आपके पास ऑलरेडी एडवांस में पड़ी हुई है, आपको पूरा कंप्लीट करना है बाय हुक एंड क्रूक। कल पे मत छोड़ना कोई भी चीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पूरा फोकस रखना है यहाँ पे। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने रिवीजन नोट्स में रिफ्लेक्शन समझ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया था, इमेजेस के टाइप समझ लिए थे, रियल और वर्चुअल इमेज। ठीक है, फिर हमने प्लेन मिरर को डिस्कस किया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया था प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। ठीक है, इन सबकी डेफिनेशन में डिस्कस कर ली थी। फिर हमने डायग्राम को डिस्कस किया था कि केव मिरर के क्या क्या डायग्राम है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर क्या पोजीशन ऑब्जेक्ट की होगी और उसके हिसाब से जो इमेज का नेचर है वो क्या होगा, वो भी सारा हमने डिस्कस कर लिया था। इसके आगे हमने कॉन्वेक्स मिरर को भी समझ लिया था और उसके दो केसेस को हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने फॉर्मूला समझ लिया था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको भी डिस्कस कर लिया था। मैग्निफिकेशन होता है h'/h इज इक्वल टू -v/u, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि m की वैल्यू अगर +1 होगी तो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, और हमेशा कैसा होगा, ये सेम साइज का होगा जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है, वैसा का वैसा किसका होगा, इमेज का साइज। फिर मैग्निफिकेशन के अलग अलग केसेस देखे थे जिसके हिसाब से हमने बोला था इमेज इक्वल ऑब्जेक्ट होगी, अगर 1 होगा, मोर देन 1 होगा तो एनलार्ज होगी, और लेस देन 1 होगा तो कैसा होगा, डिमिनिश होगा। नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ये भी हमने डिस्कशन कर लिया था। फिर डिफरेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या बच्चा एरर कर सकता है, ठीक है, आंसर देने के तरीके क्या है, टॉपर्स के क्या आंसर शीट है, वो सारी हमने डिस्कस की थी, रिलेवेंट टू द व्हाट, रिफ्लेक्शन एंड its laws as well as types of spherical mirror, plane mirror, उसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने शुरू किया था यहाँ पे, एज यू नो वेरी वेल, रिफ्रैक्शन की बात कर ली थी हमने कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जहां पर भी क्या हो, मीडियम चेंज हो जाए, या कह सकते हैं डेंसिटी में क्या आ जाएंगे, चेंज, क्या आ जाएंगे, चेंज, जिसकी वजह से स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज। ये सारा हमने डिस्कस किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट, एंड बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फिर हमने ये कहा था कि जब भी कोई लाइट रेयर से कहां जाएगी, डेंसर, तो हमेशा टुवर्ड्स जाएगी, यस और नो, नॉर्मल प्लेन के। और अगर डेंसर से कहां जाए, रेयर, तो क्या होगा, अवे जाएगी। ये भी नॉर्मल पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि आई आर के बराबर नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। फिर तीसरा हमने स्नेल लॉ को डिस्कस किया था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है, और एन बराबर क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, यस और नो। फिर हमने इसके दो टाइप पढ़े थे, एक सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू c/v, जहां c की जो वैल्यू है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v कुछ भी हो सकता है, मीडियम। फिर हमने ये डिस्कस किया था यहाँ सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने समझा था n2/n1 विच इज इक्वल टू v1/v2, या n1/n2 विच इज इक्वल टू v2/v1। मीन्स हमने ये समझ लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का जो रिलेशन है वो कैसा है, रेसिप्रोकल है। कैसा है, रेसिप्रोकल है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो स्पीड आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ नजर आएगी। ठीक है, ये सारी हमने डिस्कशन कर ली थी पहले जो क्लास में हमने समझा था। फिर आपको पावर भी हमने समझाया था कि पावर क्या होता है, एक तरीके से कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ठीक है, किसका डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का। और हम कह सकते हैं मैथमेटिकली कि पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। इसका ओरिजिनल यूनिट था मीटर इनवर्स, और हमने ये भी समझा था कि इसका साइंटिफिक यूनिट क्या रहेगा, डायोप्टर रहेगा। फिर हमने रे डायग्राम को भी डिस्कस किया था, नहीं किया था, किया था इसका हम। ठीक है, तो हमने रे डायग्राम भी डिस्कस कर लिए थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए किस टाइप के रूल्स यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं जिसमें कोई रे
कहाँ जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेसिप्रोकल होगा, डेंसर टू रेयर का रेसिप्रोकल होगा। मींस n1 to a is equals to 1 upon n2 1। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई लाइन या स्टेटमेंट आ जाए, उस लाइन या स्टेटमेंट के मीनिंग क्या रहते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर ये वाला डिस्कस कर लिया था क्या हमने, सारा हो गया था ये आपका। ओके, तो हमने यहां पे भी डिस्कस कर लिया था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन क्या होगी और उसका नेचर क्या रहेगा। किसके बारे में था ये, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में था। और दूसरा जो पार्ट था वो किसके लिए था, कॉनकेव लेंस के लिए था। कॉन्वेक्स लेंस एक तरीके से कैसा है, कॉन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है, कॉन्वर्जिंग। और ये कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, और अगर आप कोड वर्ड याद कर सको तो कर लेना। और यहां तक हमने शायद डिस्कस किया था, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस, ये भी हो गया था। थर्ड क्वेश्चन हो गया था क्या, ठीक है। फिर कहां तक हो गया था लास्ट, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे फोकस करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या यहां पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है हमें। हाँ बोलिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सिंपल सा कंपैरिजन है किसके बीच में, स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये क्वेश्चन भी काफी हद तक एक्सप्लेन करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो चीजें आपके समझ में आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जितनी टेंशन ले रहे हो उतना है नहीं, याद से समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, एक इंडेक्स है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। किसका कंपेयर कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट मीडियम में कंपेयर कर रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे क्या इंडिकेट करता है, ये कहता है मैं दो टाइप का हूं, एक क्या होता है SRI और दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट, ARI। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहता है अगर पहला मीडियम अगर आपने फिक्स कर दिया है कि पहला मीडियम 100% कौन होगा, एयर होगा, तो कंफर्म है कि आप जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप क्या कहेंगे, N बराबर C/V। तो यहां फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, N बराबर क्या हो जाएगा, C/V। V कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, अदर देन एयर एंड वैक्यूम। यस और नो डियर स्टूडेंट। और अगर बात करूं मैं सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये कहता है कि भाई N2/N1 विच इज इक्वल्स टू V1/V2, या आप लिख सकते हैं N1/N2 विच इज इक्वल्स टू V1 बाय, ये कह रहा है सॉरी V2 बाई क्या हो जाएगा, V1। यहां ये कह रहा है कि जब भी मीडियम में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, चेंज। लेकिन यहां कंपलसरी है कि फर्स्ट मीडियम क्या नहीं रहेगा, एयर और वैक्यूम नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड मीडियम भी क्या नहीं रहेगा, एयर एंड वैक्यूम नहीं रहेगा। दोनों ही मीडियम का रेशियो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, जैसे मैंने कहा कि लाइट रे एंटर कहां कर गई, वाटर से, और कहां चली गई, ग्लास में। वो हमें पता है कि पहले कहां आएगी, एयर में आएगी, फिर किस में आएगी, वाटर में आएगी, फिर क्या आएगी, एयर में आएगी, फिर क्या आएगी, ग्लास में। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। और रेशियो कैसे आएगा, V2/V1। तो वो ये इंप्लाइज करता है यहां पर कि दोनों ही एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा ना, मीडियम दोनों ही छोड़ के, किसको छोड़ के, एयर और वैक्यूम को छोड़ के। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर यहां पे बात करूं मैं, पहला ही मीडियम कौन आ गया, एयर और वैक्यूम आ गया, तो कंफर्म है कि आप किसकी बात करने वाले हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने वाले हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, इसको समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सारा क्वेश्चन चलने वाला है, ये समझ में आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट होती नहीं है, क्योंकि ऊपर भी क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, नीचे भी क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट लेस। आया समझ में आपको, ठीक है। इधर आया, उड़ गया। अब क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें करने। देखो कई बार बच्चों को क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज होता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल। अब मैंने यहां क्या पूछा आपसे क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, और क्या पूछा है, डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू। तो ऊपर डायमंड ही आएगा, नीचे कौन आएगा, ऑयल ही आएगा, क्योंकि भाई N1 अपॉन क्या चलेगा, N2 ही चलेगा। लेकिन अगर मैंने स्पीड दे रखी है आपको, तो आपको ऊपर क्या लेना है, ऑयल, और नीचे क्या आ जाएगा, डायमंड। इससे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है ही नहीं, है ना। इतना बिल्कुल मझधार में मत पढ़ो, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है उसको समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि भाई मेरे, मैं स्पीड से तो कैसा हूं, रेसिप्रोकल हूं, मतलब इनवर्सली क्या हूं, प्रोपोर्शनल। आया समझ में। लेकिन मैं डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हूं, डेविएशन एंगल। किसे डियर स्टूडेंट, डेविएशन एंगल। याद रहेगा डियर स्टूडेंट।
और डेविएशन एंगल कहाँ पढ़ेंगे हम? ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड प्रिज्म, ठीक है, वहां ये वापस परेशान करेगा। इससे पहले ही मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल, और डेल का मतलब क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। और वो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पे भी आएगा, क्योंकि वो दोनों चैप्टर को कंबाइन लेके चलता है, याद रखना डियर स्टूडेंट। क्योंकि सीबीएसई हमेशा मिक्स क्वेश्चन पूछती है 30% पार्ट में, ठीक है। 70% पार्ट तो ठीक है, एज इट इज आ जाता है, लेकिन 30%, 70% तो एज इट इज आ जाएगा, 30% में थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, कॉम्बो मिलेगा आपको चैप्टर्स का अलग अलग, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये समझ में आ गया सभी को? डाउट है किसी को? इस चैप्टर को देखिएगा ध्यान से, आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले देखिए क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आपको दे रखे 3 अलग अलग मीडिया के, मीडियम ए का 1.6, मीडियम बी का 1.8, सी का कितना है 1.5। ये कह रहा है कि रे है वो ट्रेवल करती है कहां से? ए से बी, फिर कहां से कहां ट्रेवल करती है? बी से सी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल के लिए क्या जरूरी है? रेयर टू डेंसर, और यस और नो। अब बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है यहां तो, ए से बी में तो ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां बढ़ा या कम हुआ है? और यहां क्या हुआ है? मेरा जो क्वेश्चन उसका आंसर है ना, ये रट्टम रट्टा वाला साइड रख लो, क्योंकि आपके पास पीपीटी तो हो सकता है आपने एडवांस प्रैक्टिस भी कर ली हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां से यहां जब जाएगा तो स्पीड कम होगी लाइट की या बढ़ेगी? कम होगी बेटा, सीधा सा आंसर है कम होगी। क्यों कम होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। अभी भाषा तो समझाई थी मैंने, एन प्रोपोर्शनल टू 1/1। और अगर मैं कहूं बी से सी गई तो स्पीड में क्या फर्क पड़ा? क्यों ज्यादा हुई मोनिश देवता? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया डियर स्टूडेंट? कम हो गया। सिंपल सा तो सवाल है, और इसमें भी बवाल खड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर ही नहीं आएगा। आ गया समझ में? कि गया सभी को? आ गया। फिर रेयर टू डेंसर क्या होता है? रेयर टू डेंसर का मतलब मुझे समझाओ, वो तो ए टू बी नहीं। मुझे तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा होता है या रेयर का? देखो जहां डेंसिटी कम होगी वहां आप आराम से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, आपकी स्पीड भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ऐसा? अरे यस और नो? बिल्कुल भाई, जहां रेयर मीडियम होगा वहां डेंसिटी क्या रहेगी आपकी? कम रहेगी, क्योंकि वहां वॉल्यूम क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जैसे अगर आपसे मैं कहूं एयर से, हाँ बिल्कुल, एयर से कहां जाएंगे? वाटर। कहां जाएंगे? वाटर, ठीक है। तो एयर से वाटर जाएंगे तो आप सभी को पता है कि एयर का वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा। एयर का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी क्या रहेगी? कम। ये तो पता ना, बिल्कुल सिंपल सोचिए यार, दिमाग जरा टेंशन नहीं लेना है। वॉल्यूम क्या रहेगा? ज्यादा, तो डेंसिटी क्या रहेगी? तो जो डेंसिटी एयर का क्या रहेगा? कम रहेगा। अरे यस और नो? बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, 9th में पढ़ा हुआ है अपने अच्छे से, अब इसमें तो कोई ऐसा धमाका है नहीं। फिर एयर से वाटर में गई तो आप सभी को पता है कि वाटर में क्या होगा डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम कम होगा डियर स्टूडेंट, और डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब तुम्हें ये बेसिक नहीं आता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको वॉल्यूम का ही आइडिया नहीं है कि एयर का ज्यादा होता है या, तो फिर आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आपको डेंसिटी पहले आना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? और मैंने ये तक समझाया था, जब पढ़ाया था, आप रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं, मैंने कहा था कि जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वो डेंसर मीडियम है। यस और नो? पर तुमने फिर यहां फ्लिप मार दिया, वो गलत है ना। सिंपल समझिए, रेयर मीडियम का मतलब क्या है? ऐसा मीडियम जहां लाइट स्पीड से ट्रेवल करे। सिंपल भाषा में समझिए, लाइट की स्पीड कहां ज्यादा होती है? रेयर। कहां पे कम होती है? यस और नो? इसमें किसी को कोई समस्या तो बताइए। पक्का समझ में आ गया सभी? श्योर? ठीक है, आ गया हो तो ध्यान देना ना। आगे बढ़ूं मैं? बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आज हमें इस क्लास में करना है स्पीड से, और आपको टाइम भी मैं बहुत कम दूंगा। तो इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल? कौन से केस में रहेगा? ए टू बी। तो देखो आपने जो आंसर दिया वो आ गया। आ गया समझ में? अगर आ गया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आंसर आपके आ रहे हैं, अगर रट्टा मारा है लेने के देने ही पड़ते रहेंगे बार बार। फिर क्या कहा है कि इन विच केस द स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कहां पे होगी इसमें? समझ में आ रहा है आपको?
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ है तभी स्पीड क्या होती है, बस सीधा आंसर है। इससे बड़ा क्वेश्चन आज तक आरबीएसई ने और सीबीएसई ने पूछा नहीं। ठीक है, फिर 12th में पूछेंगे आपको। ये आया कि गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? पक्का आ गया है कि गलत तो नहीं करोगे? पक्का। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने को बोला है डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर कौन लिखेंगे? ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन आएगा? और स्पीड पूछ लिया तो याद रहेगा? स्पीड दे रखा है तो सेकंड वाली ऊपर और फर्स्ट वाला नीचे। कर पाओगे आप या नहीं कर पाओगे? देखते हैं। चलिए फिर, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया सभी? कोई डाउट किसी को? चौथा क्वेश्चन है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड बच्चा होगा वही कर पाएगा, बाकी फर्जी स्टूडेंट नहीं कर सकता है इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट फर्जी होते हैं, मतलब जो पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना? अदर वे मत लेना। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। एक टीचर गिव्स अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। क्या है बेटा? ठीक है, आपको सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस, बहुत सारे रे डायग्राम कैसे बनते हैं? रियल और इन्वर्टेड, रियल और वहां पर भी रियल और क्या बनते हैं? इन्वर्टेड बनते हैं। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच ऑफ हिज स्टूडेंट। आवाज कम कर लेना, डिस्कशन मत करना, सेल्फ स्टडी करो। देखिएगा ध्यान से। आस्क हिम टू फाइंड देयर फोकल लेंथ बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब भी वर्ड आए ना, तो जिनकी इंग्लिश कमजोर उसको बता देता हूं, डिस्टेंस का मतलब इनफाइनाइट पे है। ये सब कहां पर है? इनफाइनाइट। याद रखना, इनफाइनाइट का हमेशा ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? अरे इमेज कहां बनेगा? फोकस। कहां पे बनेगा? फोकस, क्योंकि कहीं पर भी डायमेंशन ही दे रखी है उसने। ठीक है, इसके बाद कहा है कि द स्टूडेंट यूजेस अ डिस्टेंट ट्री एज द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्टेन इट्स शार्प इमेज one by one on the screen. The distance is d1 and d2 between the lens, mirror and the screen in the two cases, and the nature of their respective sharp images are likely to be option 20/40 and erect, 20/40 inverted and inverted, 20/20 inverted and inverted, and 20 and 40 erect and inverted। तो पहला और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि यहां सवाल ही नहीं है कि भाई हम इरेक्ट तो बोल ही नहीं सकते। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट, तो इमेज क्या बनेगी? फोकस में। अरे यस और नो, चाहे वो केस कौन सा हो, कॉन्वेक्स का हो, चाहे वो केस किसका हो डियर स्टूडेंट? कॉनकेव। लेकिन कॉनकेव में कौन सा होना चाहिए? मिरर। और कॉन्वेक्स में कौन सा होना चाहिए? लेंस। कंपलसरी है। बात समझ में आ गई है? तो कौन सा केस सही रहेगा? सी इज राइट आंसर। 20 और 20 सेंटीमीटर इन्वर्टेड और कैसा रहेगा? इन्वर्टेड ही रहेगा, बी रह ही नहीं सकता। अरे भाई पहले से ही कह रहे हैं इनफाइनाइट से फोकस, तो फोकस का ऑलरेडी फोकल लेंथ ऊपर 20 दे रखा है, तो उससे ज्यादा कैसे बढ़ा लोगे आप? बताइए मुझे, है ना? और दोनों की केस अलग है, मिरर का केस अलग रहेगा, लेंस का केस अलग रहेगा, कोई इंटर रिलेशन ही नहीं है आपका मिरर और लेंस का। समझ में आया डियर स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन का देखो एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है पूरा डिटेल में, अगर आपको चाहिए। ये जो टॉपर्स ने आंसर शीट लिखी है, वैसे आपको आंसर शीट डिफाइन करनी पड़ती है डियर स्टूडेंट। देखो ध्यान से, एक एमसीक्यू का कैसे आंसर लिखा वो देख लीजिए आप, है ना? आपको मजाक लगेगा, पर वो होते हैं टॉपर्स, और टॉपर्स का कैटेगरी अलग होता है। पहले क्या लिखा है इसने? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बैक साइड ऑफ फोकल लेंथ रिमेन द सेम। फोकल लेंथ में कभी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहां 5 केस कैसे आते हैं? रियल और इन्वर्टेड आते हैं। खाली एक केस ऐसा है जिसमें कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट, अगर किसी ने डायग्राम ढंग से पढ़ा है तो। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है? इनफाइनाइट से कहां आएगा? फोकस पे। और दोनों ही केस में क्या होता है? मैंने तो ये तक बोला था, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज हमेशा कहां बनेगी? फोकस पे। ठीक है। The convex lens and concave mirror always form real and inverted images except few rare case को छोड़ दे तो। Since the object is distant one, infinite वाला है, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी डियर स्टूडेंट? फोकस पे बनेगी। तो कैलकुलेट करें, कुछ भी करें, कितना आएगा? 20 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दे रखा है। समझ में आई बात? तो इसके आंसर देने के तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या इसका कैपेसिटी रहा होगा। तो ये टॉपर्स है जो टॉप 1 टॉप 2 रैंक जो लेके आते हैं, उन्हीं की आंसर शीट यहाँ पे ली है। तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब एक शानदार क्वेश्चन, और यूं मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो सीबीएसई में अभी तक तो नहीं आए, ये फॉरेन जो क्यूरोसिटी एग्जाम्स होते हैं जहाँ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल चलती है वहां पे पूछे हुए हैं, और वहां की फैकल्टी और मैनेजमेंट काफी एडवांस लेवल का होता है। वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन इज अ लेंस मेड ऑफ मटेरियल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5
is immersed in a liquid with a refractive index 1.5. The diagram below show two rays incident on the lens when it is immersed in the liquid. तो दो रेज हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। एक पार्ट इमर्स कर दिया गया है, तो बताओ क्या होगा। ये सिचुएशन पूछ रहा है। कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द लाइट रेज आफ्टर दे पास थ्रू द लेंस एंड जस्टिफाई योर डायग्राम। देखो 12th लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, लेकिन फॉरेन की जितनी भी जो स्कूल है सीबीएसई के, वहां क्या पूछ रहा है, 12th का क्वेश्चन 10th में डाल दिया है। अब ये सीधा सीधा ये जानना चाहता है कि आप सभी को ये नॉलेज भी होना चाहिए कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का और जो आप लेंस यूज कर रहे हैं दोनों का क्या है, सेम। क्या है डियर स्टूडेंट, सेम है। जब भी याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, तो इससे मिलने वाली जो भी फोकल लेंथ होगी वो कहां पे होगी, इनफाइनाइट। कहां पे होगी, इनफाइनाइट। जो मैजिशियन नहीं बताते हैं, ऐसे करके आपको जादू दिखाते हैं, एक लेंस लेंगे और पानी में डालेंगे, वो लेंस गायब होता हुआ दिखाई देगा, जबकि वो पानी में ही है लेंस, ठीक है, लेकिन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से वो क्या दिखता है, वैनिश। तो यह डायग्राम कैसा बनेगा डियर स्टूडेंट, ऊपर वाली जो दिखाई देगी नीचे वाली क्या हो जाएगी, गायब। यही हमारा एक आंसर है डियर स्टूडेंट। तो हम यहां आंसर दे सकते हैं, क्या आंसर रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा वो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट कि यहां जो हमारा लेंस है, जैसे ही हम लिक्विड में डालेंगे उसकी इमेज हमें क्या होगी, विजिबल नहीं होगी। कैसा हो जाएगा ये, इनविजिबल। कैसा हो जाएगा, इनविजिबल। सर व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्लेनेशन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का एज वेल एज किसका डियर स्टूडेंट, लेंस का, दोनों का क्या है, सेम है सर। और सेम होते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट। सर वो कैसे है सर, तो अभी डेरिवेशन आपने समझा नहीं और सिलेबस से काफी चीजें हटा दी गई है, इसलिए आपको लग सकता है कि सर ऐसा फॉर्मूला तो हमने हमारे जीवन में नहीं पढ़ा। इसका फॉर्मूला होता है n2/n1 और माइनस कितना होता है 1। अब बताओ ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और नीचे भी कितना है 1.5, तो 1 - 1 कितना आया डियर स्टूडेंट, 0 आया। और आपको पता है f बराबर ये कितना हो जाएगा 1/0, आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का और वो लिक्विड जिसके अंदर उस लेंस को इमर्स कर रहे हैं वो दोनों सेम हो, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। और जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट आपने इमर्स किया है लेंस, वो कैसा होगा, इनविजिबल। और ऐसा लगेगा मैजिक हो गया और ये गायब हो गया। जब हाथ डालेंगे तो पता पड़ेगा अंदर ही है। ठीक है, ये आंखों का धोखा है, क्योंकि दोनों में रे क्या नहीं हो रही है, रिफ्रैक्ट नहीं हो पा रही है, लाइट की बैंडिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें सेपरेट मीडिया ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? अरे आया कि गया, आया हो, ठीक है, टेंशन मत लेना, ऐसा क्वेश्चन आपकी आएगा नहीं, लेकिन समझना भी जरूरी, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। अब देखो ये आप सभी को पता है, हमने प्रिज्म में पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है, स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एज शोन इन द डायग्राम बट लीव इट इनकम्प्लीट एंड अनलेबल। रिड्रॉ करिए और सारा का सारा क्या करिए, शो करिए। कर लेंगे ये तो। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इधर से नॉर्मल रे, इधर से क्या बनाएंगे, नॉर्मल रे। यहां नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। फर्स्ट बनेगा R1, इधर बनेगा R2, इधर बनेगा E बनेगा। और इसको मिला के जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। यस और नो? देखो जादू, मैंने ऐसे ही बना दिया, देखा नहीं देखा आ गया समझ में ये? तो D क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। E क्या है आपका, R क्या है, ये दोनों R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और I क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो। अरे भाई हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट सभी स्टूडेंट। स्पीड रखना थोड़ी सी, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पावर ऑफ लेंस +5 डायोप्टर है। What is the nature and focal length of the lens? At what distance from this lens should an object be placed so as to get its inverted image of the same size? Same size की इमेज चाहिए। Convex is right answer. क्या बेटा आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं मैथ्स, फोकस नहीं, और करो मेहनत। स्टैटिस्टिक्स सभी की कंप्लीट हो जानी चाहिए बेहतर तरीके से, और नहीं हुई है तो प्लीज मेहनत करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताइए सबसे पहले तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। सभी का आ गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी नहीं आई?
हाँ तो 1/5 को चेंज करो ना बेटा, 20 सही कह रहे हो। पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1/5 आ गया। और आप सभी को पता है ये डायोप्टर किसके बराबर होता है बेटा, इनवर्स के बराबर। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, मीटर। क्या कह सकते हैं, मीटर। तो आप सभी को पता है मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर। तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100/5 करते कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यस और नो। अब आप जैसे ही सॉल्व करें तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, क्या आई है, पॉजिटिव। और आप सभी ने पढ़ रखा है कि एफ अगर पॉजिटिव है तो जो लेंस पहना है वो कैसा होगा डियर्स, कौन सा लेंस होगा, कंफर्म समझ में आ गया सभी को। और कॉनकेव वाला हमेशा साइन कैसा लेके आएगा, नेगेटिव। कैसा लेके आएगा, नेगेटिव। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। पर एक एडिशनल चीज भी पूछ ली है इधर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। जैसे आपने देखा, यस राइट आंसर। देखो जिनको समझ में आया हो तो बहुत ब्रिलियंट है, नहीं आया तो प्लीज डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। सबसे पहले देखिए आपने फोकल लेंथ कितनी निकाली है, 20। लेंस कौन सा था आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस था। तो आपको अच्छे से डायग्राम भी आता होगा फिर। तो आपने इस तरीके से डायग्राम बनाया डियर स्टूडेंट। ये कौन सा लेंस आ गया आपका, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ये फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पर, 20 है। ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा। अब सेम साइज पे चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। इधर भी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ये तभी पॉसिबल है। और ये केसेस आपको याद होंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। केस याद नहीं है तो आपको ऐसा ही लगेगा कुछ भी नहीं आता। यस और नो। तो केसेस आपको याद होनी चाहिए। खैर सभी को समझ में आ गया। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाता क्योंकि पूरी शीट में देखूंगा तो 100 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं 20 साल के। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट। तो आपको उसकी अडेप्टेबिलिटी रखनी है, नहीं समझ में वहां पूछना है आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा कोर्स रिवाइज करना है दिसंबर तक, ठीक है। ये चैप्टर 1 चल रहा है, उधर चैप्टर 1 खत्म कर दिया, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ध्यान देना। और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। जो शीट में भेज रहा हूं उसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखकर प्रैक्टिस करिए। यस और नो। बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं आप। खैर तो ये सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बोलिए। तो यहां देखिए कितना आ गया डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग 40 सेंटीमीटर, सब आपका आंसर आ गया। कोई समस्या किसी को, कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये पक्का आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आपको वापस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर देगा आपका। और मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे, तो मुझे नहीं लगता आपको एक भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता है। क्वेश्चन पहले समझिए अच्छे से। क्या कह रहा है, द इमेज बिलो शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक एक्स वाई जेड मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल व्हेन दे आर। देखो अलग अलग मटेरियल के हैं सारे अलग अलग मटेरियल के। तो क्या होगा, सब में जो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, इंसिडेंट एंगल है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन एंगल कैसा बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उसने कंडीशन दे रखी है, अपने हिसाब से तो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसने क्या कह रखा है, एक्स वाई जेड मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर। उसको कहां रखा जाए, एयर में रखा जाए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा हर एक केस में, लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या बोल रहा है, सेम। अब आपको कंडीशन दे रखी है, डायग्राम भी दे रखा है, और बोल रहा है कि I3 जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, I3 सबसे ज्यादा है, I2 कम है, और I1 सबसे क्या है डियर स्टूडेंट, कम है। ये कह रहा है कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द 3 ब्लॉक, जस्टिफाई योर आंसर। स्पीड ऑफ लाइट पूछिए बार बार वापस। नहीं बेटा सेम कभी नहीं हो सकती, कैसी बात कर रहे हो आप। सबसे ज्यादा इंसिडेंट एंगल कहां पर है, यहां है, तो बैंडिंग सबसे ज्यादा यहां हुई होगी। अरे यस और नो। सबसे कम बैंडिंग कहां हुई है, यहां पे। स्पीड कहां पे ज्यादा रहेगी, मैं सिंपल सी भाषा में कह रहा हूं, आप कार लेके जा रहे हैं, बहुत स्पीड है आपकी, अरे यस और नो, और आप टकरा गए, क्या हालत होगी उस कार की, इतनी जबरदस्त बैंडिंग होगी उस कार में, हर जगह बैंड हो जाएंगे उस गाड़ी में। हो सकता है आपकी हड्डियों के भी क्या हो जाए, बैंड आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या रहेगी, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। हो सकता है आपकी भी जिंदगी कम हो जाए, दोनों केसेस पॉसिबल है वहां पे। तो भाई मेरे
यहां क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, स्पीड एक्स, स्पीड वाई और स्पीड जेड, सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी रहेगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहता है? स्नेल लॉ कह रहा है। और यस और नो क्या कहता है? एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पर आप सबको पता है कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और यस और नो, I3 सबसे ज्यादा किसका है? इसका है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका रहेगा? इसका। और यस और नो, क्योंकि नीचे वाले से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि यहां तो भाई साहब क्या है? सेम है। इस मैटर में तो पढ़ना ही नहीं है आपको, क्योंकि पहले कंडीशन बोल दी कि नीचे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सारे के सारे कैसे हैं? सेम है। और यस और नो, तो हमारा फोकस किसके ऊपर गया? इंसिडेंट एंगल पे गया। इंसिडेंट एंगल हमने देखा कि एन बराबर क्या होता है? साइन आई बाई क्या होता है? साइन आर। साइन आर को साइड में रख दो भाई, वो तो सेम हो गया है। आई में क्या आ रहे हैं डियर स्टूडेंट? चेंजेस। सबसे हाईएस्ट आई किसका आया है? I3 का। और वो कौन है? Z। फिर कौन आया है? Y। फिर कौन आया है? अब देखो थोड़ी सी ब्रिलियंसी आपके अंदर है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, साइन 0 से 90 बढ़ता है। साइन साइन 0 कितना होता है? 0। और साइन 90 कितना होता है? 1। और यस और नो, तो यहां क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा डियर? साइन आई बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो Z में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई। और यस और नो, और सबसे कम कहां हो गया? एक्स में। सबसे कम कहां हो गया? एक्स में। अब देखो दिमाग लगाओ यार कि भाई एन का रिलेशन स्पीड के साथ कैसा है? रेसिप्रोकल। जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा वहां स्पीड सबसे क्या रहेगी? तो हाईएस्ट कहां पे रहेगी? एक्स पे रहेगी। स्पीड सबसे हाईएस्ट कहां पे रहेगी डियर स्टूडेंट? आया समझ में डियर स्टूडेंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा यहां होगा, लेकिन जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा कहां पे होगी? आ गया समझ में? ठीक है, मैंने आ रहा ही पूछा था क्या? हाँ, तो मैं गलत हूं। ये आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट? मेरे दिमाग में यूं एक बस समझ में आना चाहिए। आ गया सभी को? आपको आया? श्योर सभी को आ गया ये? ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना, यहां तक तो ठीक है। अच्छा मान लो ई आई को सेम कर देता और आर को अलग अलग कर देता, तो क्या होता? क्यों होता? क्योंकि आप रिलेशन किसके साथ करते हैं? साइन आर के साथ। और एन का रिलेशन साइन आर के साथ कैसा? रेसिप्रोकल। कैसा डियर स्टूडेंट? रेसिप्रोकल। और साइन आई सेम कर देते। यस और नो? अब ये तो आपको समझना होगा, है ना? चीजें मैं जितना चाहूं तो डीप ले जा सकता हूं। अभी डेंसिटी पे भी ले जाऊंगा आप, फिर डेंसिटी का रिलेशन आपको समझाऊंगा। पहला रिलेशन तो ये समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स होता है। और डेविएशन एंगल का कैसा होता है इसके साथ? आ गया समझ में? श्योर। मैं दो प्रिज्म देता हूं आपको, एक का डेविएशन एंगल 56 डिग्री है और दूसरे प्रिज्म का 100 डिग्री है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और किसमें स्पीड ज्यादा रहेगी? ये भी आया हुआ क्वेश्चन, बोलो। और ब्रिलियंट हो, फटाफट मारेगा वहां पे, ठीक है, उसको टाइम ही नहीं लगेगा। लेकिन जो रट्टू है वो खत्म हो जाएगा वहां पे। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा पैशंस रखो। फर्स्ट टाइम पढ़ते नहीं आता है, सेकंड टाइम पढ़ेंगे आएगा, थर्ड टाइम सेट हो जाएगा परमानेंट, ठीक है। लेकिन पैशंस नहीं रखते हैं। बाबा रामदेव जी कितना पैशंस रखते हैं? यस और नो, ठीक है। जैसे शिल्पा शेट्टी साइड में आती है उनके यूं यूं करने लग जाते हैं, यस और नो। और जो योगा वो जिस तरीके से करते हो वो योगा आप भी कर सकते नहीं है, ठीक है। हाँ, बिग फैन है सब बाबा रामदेव जी की। चलिए फिर ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को? तो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था भाई? हाँ, तो भाई 9 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। आपके पास 2 मिनट है खाली इसके लिए, 2 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं दूंगा मैं। फास्ट सॉल्व करेंगे सभी। और मोनिश बाबा आप थोड़ा फास्ट सॉल्व करें ना, क्योंकि आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं जैसे ट्रेन जा रही हो 1956 की। एक ऑब्जेक्ट है प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है? कॉनकेव। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या लेंगे? माइनस। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। कैसी होगी? वर्चुअल। और पहली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पहला क्या होगा? वर्चुअल। दूसरा क्या होगा? इरेक्ट। तीसरा क्या होगा? डिमिनिश। और चौथा? ठीक है, पोजीशन ध्यान रखना जरूरी है। चारों 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए, ऐसा नहीं खाली वर्चुअल इरेक्ट करके छोड़ के आगे नंबर काट देगा। अरे
वी निकाल के तो बताओ मुझे एटलीस्ट। क्वेश्चन शुरू हुआ अभी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां वी निकालना है अपने को। निकाल तो वी निकालने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा आपका यार, हैं? उससे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है आपको। आ गया सभी का 10, प्लस का 10 माइनस का 10, सभी का प्लस का आ रहा है, पक्का? ठीक है भाई। ये टॉपर की आंसर शीट इस क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया वो देखिएगा। उसने v बराबर -10 निकाला हो। अब आप कह रहे थे ना v नहीं निकालना है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, उसके सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। अगर v नहीं निकलेगा तब तक आप किसी कंडीशन में नहीं बता सकते नेचर क्या है, वही फंस गए आप। मतलब रट्टा मार के आया वो बच्चा ही, इस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वैल्यू दे रही है, उसको सॉल्व करना है। यहां देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, 2017 का टॉपर था, उसकी आंसर शीट है। उसने कैसे लिखा देखो, पहले ऊपर मेंशन किया कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, फिर यू एफ की वैल्यू रखी, पूरा सॉल्व किया, पी का आंसर आया। उसके बाद उसने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हमें कॉन्फिडेंस होकर दिमाग लगाना है कि यार कैसे स्कोर फुल में से फुल किया जाए। जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ देख के भागा भागी करने लग जाते हैं। पैशंस रखिए, कूल रहिए, कैसे लिख रहा वो फोकस करिए। वो यहां तक पहुंचा, फिर क्या बोला उसने, इमेज कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट, कैसी है, डिमिनिश है, इट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये भी तक बता रहा है वो, मतलब यू मान के चलिए, वो मान के चल रहा है कि सामने वाला भी बच्चा है, उसको हर पॉइंट समझा रहा है। मतलब यही तो एक टॉपर्स की क्या होती है, आर्ट होती है, हाउ टू राइट द आंसर्स। एंड इट इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और लास्ट में क्या लिखा, इट कांट बी कैप्चर ऑन द स्क्रीन, क्योंकि कैसी इमेज है ये, वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर आप इससे भी सीख नहीं पाए तो बॉस मैं कह सकता हूं कि लानत है ना। अगर आपको आंसर्स राइट करना इससे भी नहीं सीख पाते हो तो फिर आपको सोचना चाहिए। एसएस में भी कैसे आंसर लिखते हैं वो भी देखना एक बार, टॉपर्स की आंसर। मैं फाइनल वैसे डिस्कस तो करूंगा, लेकिन मैथ साइंस का ही कर पाऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन आप अपने स्तर पे देखें जरूर कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, क्या तरीके होते हैं। लिखना ही इंपॉर्टेंट है। नॉलेज सबको है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सबको पता है रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन क्या है ना, डेविएशन एंगल के साथ क्या रिलेशन है, सबको पता है, लेकिन बहुत सारे को लिखना नहीं आता है। अब इसी क्वेश्चन को सीधा बच्चा क्या लिख के आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बाहर आके बोलेगा मेरे 80 में से 80 आने चाहिए, लस्सी पी ले, कुछ नहीं आएगा। यस और नो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिना भी कि आपने कह कैसे दिया, ठीक है? इसलिए जरूरी है हर चीज को एनालिसिस करो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका मुझे आंसर बताओ। Draw the path of the ray light when it enters of the one of the face of the glass slab at an angle of nearby 45 degree. Label on it angle of refraction, angle of emergence and lateral displacement. आपको पता था रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, याद हो तो बस वही डायग्राम बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी खासी बना दी इसने। रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म बनाना है आपको, और एंगल क्या मेंशन करोगे आप, 45 डिग्री। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना दो, इंसिडेंट एंगल बीच में स्ट्रेट जाएगी, फिर यहां जाएगी, दोनों पैरेलल होनी चाहिए। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, बस खत्म। यही आपका क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। और ये जरूर मेंशन करना, क्या मेंशन करना जरूरी है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमरजेंस और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा। किसके बीच में गैप होता है, दो पैरेलल के बीच में गैप, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है? बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है? चाचा मामी ताऊ ताई अंकल आंटी सबको भूल जाओ, ठीक है? पूरा फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। देखिएगा इधर, ये समझ किसने बना दिया, सबने बना लिया, क्या हुआ? चलिए ध्यान देना इधर। ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर। ये कौन सी रे हमारी, इंसिडेंट रे। और ये क्या होगी, बैंड होगी, और वापस क्या होगी, एमरजेंट होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट, एमरजेंट। अब ध्यान दीजिए, देखो यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये आई होगी और ये क्या होगा, आर, ये आर, और ये क्या हो जाएगा, ई। अरे यस और नो, आई की वैल्यू कितनी ड्रॉ करनी है आपको, इसने पहले ही कहा है। फिर आप इसको ड्रॉ करिए आगे, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए, और ये क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में सभी को? हर चीज शो करिए। जैसे
मैंने समझाने के लिए आपको यहां नहीं लिखा, लेकिन आपको एग्जाम में ये तक लिखना है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अ नॉर्मल प्लेन, दिस इज अ एमर्जेंट रे, ये सारा मेंशन करते हुए आपको लिखना भी है, तो आपका आंसर दूसरों से अलग होगा, है ना, तभी आप टॉप कैटेगरी में गिने जाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, इस तरीके से मेंशन किया हुआ, ये लेटरल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट्स इट। देखो यहां क्या लिखा हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, एंगल ऑफ एमर्जेंस E, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ML। ठीक है, नेमिंग तक मेंशन की है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको लिखना इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू राइट द आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा इधर, चलिए सॉल्व करिए इसको फटाफट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वर्जिंग लेंस, और फोकल लेंथ आपको 15 दे रखा है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। तो कॉन्वर्जिंग का मतलब कैसा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो लगाइए फॉर्मूला और करिए बेटा, कलेक्टर साहब आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा, करिए इसको, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम दिन रह गए। चलिए डू इट फास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, और आज के आज आपको सारे कंप्लीट करने हैं। जहां डाउट है कल ही आके मुझे वापस डिस्कस करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि कल मैं ओवरऑल लेक्चर लेने वाला हूं, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर पूरा समझाऊंगा 1 to लास्ट चैप्टर, और परसों से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा जो आप बोलेंगे एडवांस में। ठीक है, इसको आज ही निपटाना है आपको, बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी हालत में। ये किसने टेस्ट नहीं दिया था आज, तो लो ना कलेक्टर साहब, और कौन सा टेस्ट नहीं दिया था, कलेक्टर साहब आइए ना, टेस्ट दीजिए नहीं यहाँ, है ना, दया करिए गरीब लोगों पे। हाँ बेटा, नहीं आना चाहिए, आपने मिस्टेक किया, साइन कन्वेंशन में क्या मिस्टेक है वो देखो आप। सब क्या आ गया आंसर, 37.5, और किसी के 37.5, 37.5। यस, ऑल द स्टूडेंट फोकस हियर, अपना आंसर मैच करें। आपने टाइम को ऑलरेडी ओवर कर लिया है, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। जिसके भी आगे देख लेना, और मैं बहुत सारे यहां पर क्वेश्चन है। तो यहां आपके H0 कितना है, 10 सेंटीमीटर। H0 मतलब क्या है, यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा था आपको, 25, हमेशा नेगेटिव रहती है। फोकल लेंथ कितना रहेगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिया हुआ है। क्या निकालना है आपको, V निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई किया 37.5, जिसका भी आंसर आया करेक्ट है। ये जरूर ध्यान रखें, जिन्होंने ये आंसर निकाला पीछे सेंटीमीटर जरूर मेंशन करें, यूनिट का ध्यान रखें, क्योंकि 1/4 1/2 वैसे ही माइनस कर देगा। हाँ, कहाँ क्रिया मेंशन गलती हुई थी बताए, ये कैसे हुआ, 45 आता है बेटा, 15 की टेबल में 3 टाइम, चलो होता है, कोई बात। ओके, अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। HI/H0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V/, और यहां से आप मेंशन करके हाइट निकाल देंगे कितना, -50। किसका आ गया था, हाइट किसकी आ गई थी, हाइट ऑफ इमेज आ गया था सभी। देखो जिसके आ रहा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जिसके नहीं आ रहा उसका भी कॉन्फिडेंस आएगा अगर वो मेहनत करेगा तो, और नहीं करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस उसको लाना होगा बाय हुक एंड क्रुक। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट रिवीजन में मैं सीधा वापस आऊंगा, ब्रीफ व्यू करूंगा, ठीक है, और फटाक से आगे चलूंगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स और पड़े हुए हैं, उससे मैं रिवाइज कराऊंगा। ये समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी को, बोलिए। जो आंसर आया था ना इमेज डिस्टेंस, वो आई थी -37.5, तो इधर से अगर माइनस लेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। कौन सा वाला, देखो सर, आंसर माइनस, ओके 37.5, मेरे को तो माइनस लगा ना, मैं 37.5 आ रहा था। कोई बात, क्लियर हो गया ना। तो 2023 के अंदर क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जरा, चलो बाकी कल करेंगे। ये समझ में आ गया सभी को, अरे कितने लोग आज कर लेंगे सारा प्रैक्टिस, ईमानदारी से बताओ, सारा करना होगा।
कौन से एग्जाम? ठीक है, इट्स अप टू यू, हाउ कैन यू जस्ट डू द मेक द प्रैक्टिस। और डाउट्स आए तो पूछ लेना। कल से मैं ब्रीफ व्यू रिवीजन होगा इसका, लास्ट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का। ठीक है, उसके बाद कौन सा नया चैप्टर शुरू करना है परसों बुधवार को बता देना। केमिस्ट्री में कौन सा? कार्बेट्स कंपाउंड बोले, पूरा तो नहीं होगा। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ और करेंगे रिवीजन रिलेटेड टू साइंस। आपका दिन शुभ रहे।